सो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम के में स्वागत है। जैसा कि हम लोग थियोडोलाइट पढ़ रहे थे और थियोडोलाइट में आज का हमारा टॉपिक होगा थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। ट्रैवर्सिंग को हम लोग हिंदी में माला रेखा भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कि ट्रैवर्सिंग होती क्या है। ट्रैवर्सिंग है क्या, ठीक है। अब आते हैं कि ट्रैवर्सिंग है क्या। मान लेते हैं कि ये ट्रैवर्स एक ऐसा सर्वे है कि हम अपने सर्वे को करते हुए कई सारी कनेक्टेड लाइंस को जोड़ते हुए आगे चलते जाते हैं और उसी किए गए सर्वे वर्क को हम लोग ट्रैवर्सिंग बोलते हैं। इसको ऐसा हम लिखें कि ए ट्रैवर्स is a series of connected lines whose length and direction are measured in field। तो ट्रैवर्स क्या है? ट्रैवर्स एक तरीके का ऐसा सर्वे है कि जिसमें हम उसकी कनेक्टेड लाइंस की एक सीरीज को जोड़ते हुए आगे बढ़ते जाते हैं, जिसकी लेंथ और डायरेक्शन हम लोग फील्ड पे ही मेजर करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बात कि किस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल मेजर करने के लिए हमको कई सारे इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। जिस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग यूज़ करते जाते हैं उसी के नाम से हम लोग ट्रैवर्सिंग का नाम देते जाते हैं। मान लेते हैं कि ट्रैवर्सिंग करने के लिए हमें मुख्य रूप से जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग किया है उसी के नाम पे हम लोग ट्रैवर्सिंग का नाम देते जाएंगे, जो कि निम्न प्रकार से हो सकते हैं। जैसे कि पहला माने चेन ट्रैवर्सिंग। अगर हमने चेन से ट्रैवर्स किया है तो उसको नाम हम देंगे चेन ट्रैवर्सिंग। सेकंड हो सकता है कंपास ट्रैवर्सिंग, ठीक है। कंपास ट्रैवर्स, अगर कंपास से किया तो कंपास ट्रैवर्सिंग। थर्ड प्लेन टेबल ट्रैवर्सिंग। एंड फोर्थ वन इज थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि थियोडोलाइट से किया गया हमारा कार्य बहुत ही एक्यूरेट होता है, ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, क्योंकि जब हम इसके एंगल को मेजर करते हैं तो इसके एंगल का मेजरमेंट वर्नियर के द्वारा होता है, जिसमें हम लोग याद होगा हम लोगों ने क्या यूज़ किया था वर्नियर में, डिग्री मिनट और सेकंड, डिग्री मिनट एंड सेकंड का यूज़ किया था, जिससे हमारी जो एक्यूरेसी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। तो इसलिए हम लोग अगर एक्यूरेट सर्वे काम करना होता है ट्रैवर्सिंग में तो हम लोग थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है भाई। चलिए अब आते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स पे। टाइप्स ऑफ ट्रैवर्स कि ट्रैवर्स के कितने टाइप होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैवर्स के दो टाइप होते हैं। एक होता है फर्स्ट ओपन ट्रैवर्स एंड सेकंड होता है क्लोज ट्रैवर्स। ओपन ट्रैवर्स और क्लोज ट्रैवर्स होता क्या है, तो इसको हम लोग समझते हुए चलते हैं। तो हेडिंग डाल लेते हैं ओपन ट्रैवर्स। अपनी फर्स्ट हेडिंग है ओपन ट्रैवर्स। अब ओपन ट्रैवर्स एक इस प्रकार का अपना सर्वे होता है कि जहाँ जिस पॉइंट से हम लोग अपने सर्वे काम को स्टार्ट करते हैं पर उसी पॉइंट पे आके अपने सर्वे वर्क को ख़त्म ना करें, तो इस प्रकार बनने वाला जो ट्रैवर्स होता है वो ओपन ट्रैवर्स कहलाता है। ये ट्रैवर्स हम लोग जैसे कि अगर हम लोग रोड बनाते हैं, रेलवे लाइन बिछाते हैं, या फिर हम लोग किसी कैनाल का
सर्वे करते हैं, तो उस कार्य के लिए हम लोग ओपन ट्रैवर्स का यूज़ करते हैं। मान लीजिए, इस प्रकार समझिए कि ये पॉइंट है ए, ठीक है। ए पॉइंट से हमने अपने सर्वे काम को पूरा स्टार्ट किया, फिर हम पहुँचे बी पे, बी से आगे गए सी पे, सी से आगे गए डी पे, और डी पे पहुँच के हमने अपने सर्वे वर्क को ख़त्म कर दिया। तो इस प्रकार ए से स्टार्ट किया था और डी पे जाके ख़त्म किया। तो इस प्रकार जो ये सर्वे वर्क किया, वो हमारा जो ट्रैवर्स बन रहा है वो हमारा ओपन ट्रैवर्स बन रहा है, यानी कि खुला हुआ ट्रैवर्स बन रहा है, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है अपना क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स, क्लोज ट्रैवर्स क्या होता है? ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है सर्वे का कि जहाँ से, जिस पॉइंट से हम अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं, अपने वर्क को स्टार्ट करते हैं, उसी पॉइंट पे आके अपना सर्वे वर्क ख़त्म होता है। तो इस प्रकार बनने वाला जो ट्रैवर्स होता है वो हमारा क्लोज ट्रैवर्स होता है। अब हम इसमें ये चीज़ ध्यान रखें कि जो इसमें डायरेक्शन होता है और इसकी जो लेंथ होती है हर रेखा की, वो एक प्रकार के हमें श्रृंखला बनाती हुई चलती है, ठीक है। चलिए, जैसे ऐसे समझिए कि मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से हमने कार्य स्टार्ट किया, ए से पहुँचे बी पे, बी से गए सी पे, सी से पहुँचे डी पे, ये डी है, डी से पहुँचे ई पे, और ई से वापस हमने कार्य को ख़त्म किया ए पे ला के, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो बनने वाला ट्रैवर्स है, ठीक है, इस प्रकार जो बनने वाला देखिए ट्रैवर्स, ये क्लोज ट्रैवर्स कहलाता है, क्योंकि ये एक जो इसका सर्किट बन रहा है वो क्लोज हो रहा है। तो इस प्रकार बनने वाला जो ट्रैवर्स होगा ये हमारा क्लोज ट्रैवर्स कहलाएगा। चलो, अब आते हैं कि कौन कौन से स्टेज पे हम लोग इसमें मेजरमेंट करते हैं। तो हेडिंग हमारी कि फॉलोइंग आर द टू स्टेज, following are the two stage of work in traversing। ट्रैवर्सिंग में हम लोग दो स्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। कौन सी स्टेज होती है? पहली तो होती है अपनी लीनियर मेजरमेंट। फर्स्ट लिखते हैं हम लोग लीनियर मेजरमेंट। लीनियर मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम लोग उस लाइंस की लेंथ को मेजर करते हैं, ठीक है। और सेकंड होता है एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट का मतलब होता है कि हम उनके बीच के बनने वाले एंगल को भी मेजर करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट दोनों प्रकार के मेजरमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे कि थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में हम लोग कौन कौन से फील्ड के वर्क करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हेडिंग डालते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। अब थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग करते समय हम लोग फील्ड पे कई प्रकार के कार्य करते हैं। सबसे पहला जैसे कार्य हम लोग को करना होता है रेकोनेंस वाला, रेकोनेंस ISANCE, ठीक है ना, स्पेलिंग सही होगी, रेकोनेंस, ठीक है। ये हम करते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के थ्रू। और क्या करते हैं कि स्टेशन, जो भी अपना स्टेशन है उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो सिलेक्शन एंड मार्केटिंग, ऐसे लिखे, सिलेक्शन एंड मार्किंग ऑफ स्टेशन, सिलेक्शन एंड कट है, सिलेक्शन एंड मार्किंग ऑफ स्टेशन। तो स्टेशन का सेलेक्ट करते हैं और उसकी मार्किंग करते हैं थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के थ्रू, ठीक है ना। और क्या करते हैं मेजरमेंट ऑफ ट्रैवर्स लाइन, मेजरमेंट ऑफ ट्रैवर्स लाइन। ट्रैवर्स लाइन का मतलब क्या है कि ट्रैवर्स लाइन का मतलब है कि देखिए ये जैसे अपना ये ट्रैवर्स बन रहा है ए और बी, ठीक है ना। ये ए पॉइंट
और ये बी पॉइंट। तो ए बी जो पॉइंट है ये हमारी ट्रैवर्स लाइन है, तो इसके बीच की जो हमारी लेंथ होगी उसका वो हम लोग मेजरमेंट थियोडोलाइट के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं हम लोग इसमें करते हैं कि एंगुलर मेजरमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, थियोडोलाइट के द्वारा हम लोग एंगुलर मेजरमेंट निकाल सकते हैं। एंगुलर मेजरमेंट कर लेते हैं। और बता सकते हो, और इसमें हम लोग करते हैं कि ट्रैवर्स की प्लॉटिंग कर लेते हैं। प्लॉटिंग ऑफ ट्रैवर्स। तो इतने सारे काम हम थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक, चलो इसमें देखते हैं अब हम लोग अपनी नेक्स्ट हेडिंग कि थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग में कौन कौन से मेथड हम लोग यूज़ करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं मेथड्स ऑफ थियोडोलाइट ट्रैवर्सिंग। अब हमें थियोडोलाइट से ट्रैवर्स बनाना है तो उसमें कौन कौन से मेथड का यूज़ होता है। तो इसमें कई सारे मेथड होते हैं। ठीक है ना, चलिए एक एक को समझते हुए चलते हैं कि फर्स्ट मेथड है हमारा डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल। बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल। ठीक, सेकंड है बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग। बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ बियरिंग। ठीक, अब इन दोनों मेथड से हम लोग अपना देखते हुए चलते हैं कि बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल में हम लोग इसको भी फर्दर दो उसमें डिवाइड कर लेते हैं। तो लिखें फर्स्ट बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल, इट इज, इसको ऐसे लिखें, इट may be further divided as follows। तो इसमें पहला होता है अपना ए बाय इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एंगल, एंड बी है इसमें बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। बाय डिफ्लेक्शन एंगल मेथड। तो चलिए सबसे पहले इसमें देखते हुए चलते हैं कि अपना इंक्लूडेड या फिर इसको बोले एक्सक्लूडेड एंगल होता क्या है। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ए बाय इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एंगल। तो जैसा कि हम जान रहे हैं कि अपना जब भी हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं तो ट्रैवर्सिंग करने के लिए हम लोग एंगल मेजरमेंट के लिए रिपीटेशन मेथड को अपनाते हैं। ठीक है ना, याद रखना कि जब हम लोग ट्रैवर्सिंग करते हैं तो ट्रैवर्सिंग के एंगल को मेजर करने के लिए हम लोग रिपीटेशन मेथड को अपनाते हैं। अब क्लोज ट्रैवर्स की बात करें तो क्लोज ट्रैवर्स में या तो इंक्लूडेड एंगल बनेगा या फिर एक्सटर्नल एंगल बनेगा। तो इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है आंतरिक कोण। ठीक है ना, इंक्लूडेड मतलब आंतरिक कोण और एक्सक्लूडेड मतलब बाहर का कोण, मतलब बाहरी कोण। तो हम या तो इंक्लूडेड एंगल मेजरमेंट करेंगे या फिर एक्सक्लूडेड एंगल को मेजर करेंगे। अगर अब ये बात रखने वाली बात है कि कब इंक्लूडेड करेंगे और कब एक्सक्लूड करेंगे, मतलब कब अंदर का एंगल हम मेजर करेंगे, कब बाहर का एंगल मेजर करेंगे। तो हमेशा याद रखना जब हमारी ट्रैवर्सिंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी
ठीक है ना, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में होगी तो हम लोग एक्सटर्नल एंगल मेजर करेंगे। पर जब हमारी ट्रैवर्सिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी तो हम लोग इंक्लूडेड एंगल मेजर करेंगे। तो यहाँ लिखने वाली बात ये है कि फर्स्ट लिखें कि द एंगल मेजरमेंट बाय रिपीटिशन मेथड से हम लोग एंगल को मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखें कि इन क्लोज ट्रावर्स में हम लोग इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड एंगल को मेजर करते हैं। इन क्लोज ट्रावर्स the measurement of included angle or excluded angle। ठीक है, थर्ड लिखो कि जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन we use to measure the external angle and in anti-clockwise direction we use to measure the internal angle, या फिर ऐसा बोले included angle। ठीक है, तो याद रखना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एक्सटर्नल एंगल मेजर करते हैं और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इंक्लूडेड एंगल को मेजर करते हैं। चलो अब इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, चलो आओ भाई, अब देखो मानो कि ये हमारा ए है, ये पॉइंट हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, अब ए से हम लोगों को बी पे जाना है, ये हमारा बी पॉइंट है, ए से बी पे जाना है। ठीक है, अब बी से सी पे जाना है, ये हमारा सी पॉइंट हो गया। सी से डी पे जाना है, ये हमारा डी पॉइंट हो गया। डी से ई पे जाना है, ये हमारा ई पॉइंट हो गया। और ई से वापस हमको ए पे जाना है। ठीक, अब आते हैं, देखो तो ये जो हमारा एंगल होगा ना, ये हमारा क्या होगी, नॉर्थ डायरेक्शन होगी। अब नॉर्थ डायरेक्शन से हम लोग ये जो अपना एंगल मेजर करेंगे ये। ठीक, अब ए से बी पे गए, ठीक, डायरेक्शन ये है। तो अब देखो ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। सबसे पहले ये देखो ए से बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे जा रहे हैं, सी से डी पे जा रहे हैं और डी से आपका तो इस तरह हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे चलने पर हमें कौन सा एंगल मेजर करना होता है, एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल कौन सा होगा, बाहर का। देखो ये वाला एंगल हमारा एक्सटर्नल एंगल होगा। ठीक है, सी से डी पे जाने के लिए ये एंगल मेजर करेंगे, डी से ई पे, ई से ए पे। तो इस प्रकार हम लोग एक्सटर्नल एंगल मेजर करते हैं। कब, जब हमारा क्लॉक वाइज डायरेक्शन होता है। क्या ये समझ पाए तुम लोग? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलते हैं तो हम लोग बाहर के एंगल, एक्सटर्नल एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है, चलो ये चीज़ देख ले। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्या होगा, मानो ये हमारा ए पॉइंट है। ठीक है, ए। अब ए से हम लोग बी पे गए, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए,
ई से एफ पे गए, एफ से जी पे गए, जी से एच पे गए, और एच से हम लोग वापस ए पे गए। ठीक, तो इस प्रकार का हमारा ट्रैवर्सिंग बना, मान लीजिए। अब देखिए ये ट्रैवर्सिंग कैसा है, ए से बी पे जा रहे हैं, बी से सी पे, मतलब ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है ना, देखो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा चल रहा है, मतलब ए से बी पे, बी से सी, सी से डी, ऐसे घूम के हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो इस डायरेक्शन पर आने पे हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो हम लोग इंक्लूडेड एंगल को मेजर करते हैं। ठीक है ना, देखो यहाँ से तो हमारा ये एंगल, ठीक, अब इंक्लूडेड तो अंदर बनने वाला एंगल, ठीक, ए से बी, सी से डी, ठीक, डी से ई, ये सारे एंगल जो बनेंगे ये हमारे इंक्लूडेड एंगल कहलाते हैं, मतलब कि अंदर से देखो एंगल बन रहा है, ये सारे एंगल हमारे अंदर से बन रहे हैं। और इस केस में देखो सारे एंगल हमें बाहर बन रहा है। तो एक्सक्लूडेड एंगल क्या होता है, इंक्लूडेड एंगल क्या होता है, तुम दोनों अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, चलो, तो इसमें आप सबसे देखने वाली बात क्या है, चलो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ट्रैवर्स में हम लोग प्रोसीजर पूरा देख लेते हैं। ठीक है, इस वाले का हम लोग पूरा प्रोसीजर समझ लेते हैं कि कैसे कब क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब हमारा ट्रैवर्स एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सबसे पहले हम लोग थियोडोलाइट को हम लोग पॉइंट ए पे सेट करते हैं। ठीक, इस पॉइंट पे हम लोग ने थियोडोलाइट को सेट कर लिया। अब जो होता है इसकी हम लोग बियरिंग, ए बी की बियरिंग को फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट ए द थियोडोलाइट has set up and find the bearing of line ए बी। ठीक है, ए बी लाइन की हम लोग बियरिंग फाइंड कर लेते हैं। सेकंड में क्या होता है, अब हम लोगों को एंगल एच ए बी को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है ना, एंगल एच ए बी क्या है अपना, एच ए बी ये वाला एंगल। ठीक है, देखो ये एच पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है। तो ये जो बनने वाला एंगल होगा इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। ठीक, अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो हमारा बैक स्टेशन एच है वहाँ पे हम लोग बैक साइड लेते हैं और टेलीस्कोप को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए बी पे हम लोग फोर साइड ले लेते हैं। जैसा कि हम लोग ने इससे पहले भी चर्चा की है कि थियोडोलाइट से हम लोग कैसे एंगल को मेजर करते हैं रिपीटेशन मेथड में। ठीक है ना, तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी वही अपनाते हैं। अब क्या करेंगे, दोनों वर्नियर के बीच में जो भी हमारी रेटिंग आती है उसको हम लोग, वो रेटिंग को हम लोग लिख लेते हैं। तो वही रेटिंग हमारी एच ए बी कहलाती है। लेकिन अब क्या करते हैं कि टेलीस्कोप को हम लोग उसका फेस चेंज कर लेते हैं। पहले मान लीजिए हम लोग ने लेफ्ट फेस से ये मेजरमेंट किया, अब हम लोग उसका फेस वर्टिकल सर्किल को घुमा देंगे तो अब वो वर्टिकल सर्किल हमारे राइट फेस पर जाएगा। तो राइट फेस से अभी हम लोग एक बार फिर से पुनः हम लोग वर्नियर की रीडिंग को लेते हैं। अब रीडिंग का जो मान होगा, रीडिंग की जो वैल्यू होगी वही एच ए बी होगी। अब दोनों ही रीडिंग को हम लोग जोड़ के उसका एवरेज निकाल लेंगे। मतलब कि कहने का मतलब कि लेफ्ट फेस से रीडिंग आई एक्स, ठीक है, मान लीजिए एक्स, और राइट फेस से हम लोग ने फिर से रीडिंग ली एच ए बी की, एंगल एच ए बी की, और ये आई वाई। अब इन दोनों का हम लोग एवरेज निकाल लेते हैं। तो मतलब कि x प्लस वाई बटे 2। तो यहाँ जो रीडिंग आएगी हमारी, ये हमारी रीडिंग होगी एंगल एच ए बी। तो इस प्रकार हम लोग जैसे एच ए बी निकालेंगे तो ये करने से क्या होता है कि एवरेज निकालने से जो कई सारी एरर्स होती हैं ना, कई सारी एरर होती हैं वो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, और जो हमारा वर्क होता है उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो एक्यूरेसी भी इंक्रीज़ हो जाती है, एरर भी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए हम लोग लेफ्ट फेस और राइट फेस दोनों से हम लोग रीडिंग को मेज़र करते हैं। ठीक, इसी प्रकार हम लोग सारे एंगल को इसी प्रकार हम लोग मेज़र कर लेंगे। ठीक है ना, मतलब एंगल बी ए बी सी कर लेंगे, बी सी डी कर लेंगे, इस तरह हम लोग सारे एंगल मेज़र कर लेंगे। और उसके बाद जब हमको सारे एंगल मेज़र हो जाएंगे देन हम लोग अपने टेप से हम लोग सारे जो ए बी की डिस्टेंस है वो मेज़र कर लेंगे, बी सी के डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। तो टेप से हम लोग लीनियर मेजरमेंट कर लेंगे और थियोडोलाइट के द्वारा हम लोग एंगुलर मेजरमेंट कर लेंगे। ठीक, अब आती है बात, जब ये काम इतना हम लोग कर लेते हैं तो अब आती है बात हमारी कि हम लोग इसको
चेक करते हैं, ठीक है ना। तो हेडिंग डालते हैं चेक इन क्लोज ट्रैवर्स। क्लोज ट्रैवर्स में हम लोग चेक देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो चेक होता है हमारा कि ऑल जो नॉर्थिंग होती है ना, नॉर्थ ऑल नॉर्थिंग सम, मतलब सारे नॉर्थ का जो सम होगा वो हमारे इक्वल होना चाहिए सारे साउथ के सम से। तो इज इक्वल टू ऑल साउथिंग सम के, ठीक है। मतलब कि जितने नॉर्थ के हमारा जो सम आ रहा है वो इक्वल होगा हमारे साउथ के सम के, ठीक। ये बात समझ में आ गई। मतलब कि समेसन एन इक्वल टू समेसन साउथ, ठीक। सबसे पहला तो ये होता है। सेकंड इसमें हम लोग चेक लगाते हैं कि ऑल ईस्टिंग सम, EAST, मतलब सारे ईस्ट के सम वो हमारे इक्वल होंगे ऑल किसके, ईस्ट के, वेस्टिंग के, ऑल वेस्टिंग सम। मतलब कि समेसन जो ई होगा वो होगा समेसन W के, ठीक। तीसरी चीज़ हम लोग इसमें देखते हैं क्लोज ट्रैवर्स में कि जो हमारा इंटरनल एंगल का सम होता है, ठीक है ना। मतलब कि सम ऑफ इंटरनल एंगल, सारे इंटरनल एंगल का जो सम होगा, ऑल, ऐसे लिखो, ऑल ऑफ सम ऑफ इंटरनल एंगल, वो हमारे किसके इक्वल होगा, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक है, ठीक है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक है, इसके ऊपर हम लोग स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना कि इंटरनल एंगल का जो सम होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री। इसी प्रकार ऐसे लिखें, ऑल ऑफ सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल का सम क्या होता है, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चेक होता है, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक। नेक्स्ट होता है इसमें चेक लगता है कि जितना भी अलजेब्रिक सम होता है आपका डिफ्लेक्शन एंगल का, अलजेब्रिक सम ऑफ द डिफ्लेक्शन एंगल वो हमारा इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है। 360 डिग्री के इक्वल होता है, ठीक। और नेक्स्ट एक इसका आपका चेक होता है कि जो फोर साइड और बैक साइड बियरिंग होती है ना, फोर बियरिंग, ऐसे लिखें, फोर बियरिंग एंड बैक बियरिंग of the finishing line should differ by 180 डिग्री। मतलब कि जो आपकी फोर बियरिंग होती है और जो बैक साइड बियरिंग होती है, दोनों ही बियरिंग के बीच का जो अंतर होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। मतलब बात समझ पाए कि डिफ्लेक्शन एंगल का सम वो होगा 360 डिग्री, और फोर बियरिंग और बैक बियरिंग के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 180 डिग्री ही होना चाहिए। अगर उससे कम हो रहा है या उससे ज़्यादा हो रहा है तो मतलब कि हमारे पूरे सर्वे वर्क में कहीं ना कहीं एरर आ गई है, ठीक। तो इस प्रकार हम लोग इसके चेक देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है अपना कि ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल। हेडिंग है ट्रैवर्सिंग बाय डिफ्लेक्शन एंगल। अब हम लोग देखते हैं कि डिफ्लेक्शन एंगल होगा तो उसमें हम लोग ट्रैवर्सिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना, डिफ्लेक्शन एंगल की जो ट्रैवर्सिंग होती है ये हम लोग ओपन ट्रैवर्स के केस में करते हैं, ठीक है। ओपन ट्रैवर्स के केस में करते हैं। चलिए
मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा ए है, ए से हम लोग बी पे गए, बी से हम लोग सी पे, सी से हम लोग डी पे, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। अब इसी को हम लोग आगे इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये बनने वाला जो एंगल होगा अल्फा 1, इस लाइन को आगे बढ़ा लें तो बनने वाला है अल्फा 2। ठीक, चलो अब हम लोग इसको समझते हैं कि क्या होता है डिफ्लेक्शन एंगल से हम लोग कैसे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने इंस्ट्रूमेंट को पॉइंट ए पे स्थापित करेंगे। ठीक है, पॉइंट ए पे स्थापित करेंगे और इसकी बेयरिंग लेंगे। अब ए बी की बेयरिंग फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पॉइंट ए पर स्टेशन को, स्टेशन पॉइंट ए स्टेशन पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या करते हैं, अब हम लोग इसकी ए बी लाइन की बेयरिंग फाइंड करते हैं। तो ऐसे लिखे फाइंड बेयरिंग ऑफ, फाइंड बेयरिंग ऑफ ए बी लाइन। ठीक, ए बी लाइन की बेयरिंग फाइंड कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या करते हैं कि अपने इंस्ट्रूमेंट को उठा के हम लोग पॉइंट बी पे ले जाते हैं। अब पॉइंट बी पे ले जाएंगे, मतलब ए से उठाया और बी पे ले गए पॉइंट अपने इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, थियोडोलाइट को। अब यहाँ पे हम लोग उसके लेवलिंग वेवलिंग कर लेंगे, सेंटरिंग कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं कि वर्नियर ए के, जो वर्नियर ए का जो जीरो होता है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल सर्कल के जीरो पे, मतलब कि मेन स्केल के जीरो के सामने लाते हैं। जैसा कि थियोडोलाइट में हम लोग करते हैं कि वर्नियर ए का जो जीरो होता है, वर्नियर ए के जीरो को हम लोग मेन स्केल के जीरो के सामने लेके आते हैं। ठीक है ना, दोनों सामने होते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो ऊपरी क्लैंप होता है उसको हम लोग कस देंगे। तो ऊपरी क्लैंप कसने पे क्या होगा, जो ऊपर इंस्ट्रूमेंट का ऊपर हिस्सा होगा वो अब मूव करना बंद कर देगा, और निचले क्लैंप को हम लोग ढीला करके स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से स्टेशन ए को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, बी पे रखा, ऊपरी क्लैंप को कसा, निचली क्लैंप को हम लोग स्टेशन ए पे हम लोग बाइसेक्ट कर लेते हैं। अब बाइसेक्ट करने के बाद क्या करते हैं कि लोअर क्लैंप को कस देंगे। अब लोअर क्लैंप हमारा कस दिया, अब ऊपरी क्लैंप को हम वापस ढीला करते हैं और अपर स्लो मोशन स्क्रू की सहायता से स्टेशन सी पर हम लोग फोर साइड लेते हैं। ठीक, अब हम लोग स्टेशन सी को, यहाँ पे लगे स्टेशन सी को हम लोग फोर साइड उसकी ले लेंगे। दोनों ही वर्नियर के बीच का जो हमारी एक रीडिंग आएगी, वही रीडिंग हमारी डिफ्लेक्शन एंगल का मान होगी। अब जो ये रीडिंग आएगी यही हमारा डिफ्लेक्शन एंगल अल्फा 1 का मान होता है। तो इस प्रकार हम लोग वापस इंस्ट्रूमेंट को सी पे स्थापित करेंगे, मतलब सी पे रखेंगे, और बी पे पहले बैक साइड लेंगे और फिर और डी का हम लोग फोर साइड रीडिंग लेंगे। तो इनके बीच का जो आएगा वैल्यू वो हमारा डिफ्लेक्शन एंगल होगा अल्फा 2। ठीक है, वो एंगल होगा हमारा अल्फा 2। तो इस प्रकार हम लोग डिफ्लेक्शन एंगल की ट्रैवर्सिंग कर लेते हैं। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलिए अब आते हैं कि हम लोग नेक्स्ट सेटिंग है हम लोगों का कि प्लॉटिंग ऑफ ए ट्रैवर्स। हेडिंग लिखें प्लॉटिंग ऑफ अ ट्रैवर्स। अब ट्रैवर्स की प्लॉटिंग हम लोग करते हैं। ठीक है, ये प्लॉटिंग तब करते हैं जब हमारा जो भी सर्वे का जो कार्य होता है, मतलब फील्ड का जो वर्क होता है वो हमारा ख़त्म हो जाता है। तो प्लॉटिंग करने के लिए हम लोगों को लीनियर मेजरमेंट और एंगुलर मेजरमेंट की जांच कर लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि जो हमारी लाइन है उसकी जो लेंथ है उसकी जांच कर लो। तो जांच करने के लिए क्या करेंगे, जैसे ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी डी ई हमारा जब काम पूरा हो गया, ऐसे समझो ए बी सी डी ई ए, ये ए बी सी डी ई। ठीक है, अब हमको इसकी डिस्टेंस मेज़र करनी है, इसको चेक करना है। तो क्या करो, ए से बी पे गए थे, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए, डी से ई पे गए, ई से ए पे आए। ठीक है, अब उल्टा काम करो, ए से ई पे जाके उसका मेजरमेंट करो,
ई से डी पे, डी से सी पे, सी से बी पे और बी से ए पे आओ, ठीक है ना, उल्टा काम कर दो। तो उल्टा काम करोगे तो वो डिस्टेंस तो सेम आनी चाहिए। अगर डिस्टेंस सेम आ रही तो मतलब कि तुम्हारी जो लीनियर मेजरमेंट है वो तुम्हारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग लीनियर मेजरमेंट की जाँच कर लेते हैं, ठीक। बाकी अगर एंगुलर मेजरमेंट की हम लोग जांच करते हैं तो एंगुलर मेजरमेंट की जांच करने के लिए हमने अभी आपको फॉर्मूला बताया कि इंटरनल एंगल मेजर करने के लिए क्या फॉर्मूला था, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। क्या फॉर्मूला था, इंटरनल एंगल का जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया क्या था, 2n-4 इंटू 90 डिग्री से हम लोग इंटरनल एंगल चेक कर लेते हैं। और एक्सटर्नल एंगल चेक करने का फॉर्मूला था, एक्सटर्नल एंगल चेक करने का फॉर्मूला क्या था, 2n+4 इंटू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट का चेक कर लेते हैं। ये हमारे एंगुलर मेजरमेंट का चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं बात कि कौन कौन सा हम लोग इसमें अपने मेथड को देखते हैं प्लॉटिंग करने के लिए। तो पहला मेथड होता है इसमें प्रोट्रैक्टर मेथड। सेकंड मेथड है कॉर्ड मेथड एंड थर्ड वन मेथड है टेंजेंट मेथड। तो इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम लोग अपने ट्रैवर्स की प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है गाइस। तो इसमें ऐसा कुछ समझने वाला ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा भी हम लोग, ये तो हो गए अपने जो ये तीनों मेथड हैं, ये तीनों मेथड हमें शो करते हैं। ये तीन मेथड से हम लोग एंगल और डिस्टेंस मेथड में आते हैं, ठीक है। ये तीनों मेथड हमारे एंगल एंड डिस्टेंस मेथड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जिसमें एक सेकंड मेथड भी होता है वो हमारा मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड। तो इन मेथड से हम लोग अपने ट्रैवर्स की प्लॉटिंग कर सकते हैं, ठीक। चल नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी क्लोजिंग एरर ऑफ, तो इसको हम लोग बोलें क्लोजिंग एरर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ क्लोजर, एरर ऑफ क्लोजर, ठीक है। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में इसको बोला जाता है समापन त्रुटि। अब होती क्या है क्लोजिंग एरर, तो सबसे पहले देखते हैं कि क्लोजिंग एरर हमारी है क्या। मान लिए कि हमारा कोई भी सर्वे वर्क ए पॉइंट से स्टार्ट होता है। ए से हम लोग बी पे गए, ठीक है, बी से सी पे गए, सी से डी पे गए और डी से वापस हम लोग ए पे आना है। पर ए पे ना आके हमारा ये सर्वे वर्क कहीं यहाँ पे ए डैश पे ही ख़त्म हो जाता है। अगर हमारा क्लोज टावर्स में जिस बिंदु से, जिस पॉइंट से हमने सर्वे को स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पे आके ख़त्म नहीं होता है तो वो क्लोज टावर्स नहीं कहलाता है। लेकिन यहाँ पे क्लोज टावर्स तो है, परंतु क्या हो रहा है कि जो लास्ट पॉइंट है वो ए पॉइंट के पास में ही आगे ख़त्म हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे हमें किए गए सर्वे में हमारी कोई ना कोई एरर आ गई है, तो इस एरर को ही हम लोग क्लोजिंग एरर कहते हैं, ठीक है। इसी एरर को हम लोग क्लोजिंग एरर कहते हैं। अब सबसे पहली बात इसमें तो ये देखने वाली होती है कि क्लोज टावर्स में कुछ हमारी शर्तें होती हैं जिसको हमें पूरा करना होता है। तो पहली शर्त क्या है वो देख लेते हैं, जिसको हम लोग कुछ नियम बोल सकते हैं। कि फर्स्ट नियम हमारा ये है कि जो हमारा अक्षांश होता है लैटिट्यूड, ठीक है ना, तो समस्त लाइन के जो जितनी लाइन हमारे ए बी, बी सी, सी डी, डी ए हो, तो सारे लाइंस के जो हमारे लैटिट्यूड होंगे उनका जो योग होगा, उनका जो टोटल सम होगा वो 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे लिखे टोटल लैटिट्यूड इज इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब कि समेसन L इक्वल टू 0, ठीक। इसी इसमें मतलब कि नॉर्थ इक्वल टू 0, साउथ इक्वल टू 0,
सेकंड हमारा नियम होता है कि सभी लाइंस की जो भी हमें भुजांक होते हैं जिनको हम लोग डिपार्चर बोलते हैं, तो डिपार्चर का योग भी 0 होना चाहिए। टोटल डिपार्चर ऑफ ऑल लाइंस, डिपार्चर ऑफ ऑल लाइंस इक्वल टू 0, मतलब कि समेसन डी इक्वल टू भी 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये दोनों चीज़ देखा। अब लैटिट्यूड क्या होता है, डिपार्चर क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्लोजिंग एरर को दूर करने के हमारे क्या फॉर्मूला होता है। तो क्लोजिंग एरर को दूर करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है, क्लोजिंग एरर इक्वल टू, ये हमारा फॉर्मूला है समेसन अंडर रूट समेसन एल, एल क्या लैटिट्यूड स्क्वायर प्लस समेसन डी, डी क्या डिपार्चर का स्क्वायर। लैटिट्यूड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अक्षांश और डिपार्चर को हिंदी में बोलते हैं भुजांक। ठीक है, तो मतलब कि ये फॉर्मूला निकल के आया क्लोजिंग एरर का अंडर रूट समेसन एल का स्क्वायर प्लस समेसन डी का स्क्वायर। अब मान लें कि हमें क्लोजिंग एरर में डायरेक्शन का हमें फॉर्मूला चाहिए, तो ऐसा लिखें। डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लोगों को फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू समेसन डिपार्चर अपॉन समेसन लैटिट्यूड। ठीक है ना। अब इसी में हम लोगों को अगर रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर निकालना हो, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर, रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर का जो हमारा फॉर्मूला होता है ये होता है क्लोजिंग एरर अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रैवर्स, या इसको ऐसे लिखे ट्रैवर्स पेरीमीटर। ठीक, क्लोजिंग एरर को हम लोग शो कर लेते हैं ई से और पेरीमीटर ट्रैवर्स को यूज़ करते हैं हम लोग, शो करते हैं पी से। तो ई अपॉन पी हमारा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर हो जाएगा। इसी को हम लोग और सरल भाषा में लिखें तो 1 अपॉन पी अपॉन ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर का फॉर्मूला। ठीक, 1 अपॉन पी अपॉन ई। कुछ नहीं किया, इस फॉर्मूले को हम लोग ने ई से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये निकल के आ गया। तो इस प्रकार हम लोग का क्लोजिंग एरर का फॉर्मूला आ जाता है। तो आई होप गाइस आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे अपना एंड करते हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।